वंदे मातरम दोस्तों। हमने अगले क्लास में हमारा जो 19वां प्रकरण था महाकवि कालिदास, जिस जीवनी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें अंत में हम इस जीवनी के बारे में यहाँ तक पहुँचे थे कि ये जो विद्वानों थे, जो पंडित थे, यानी कि उन विद्वानों और पंडितों ने मिलकर छल करके, कपट करके विद्योत्मा का विवाह उन मूर्ख के साथ करवा दिया। बाद में वह मूर्ख व्यक्ति एक दिन ऊँट को देखकर अपना मौन व्रत जो था वह तोड़ देता और वह उठरू उठरू ऐसा बोल देता है। तब विद्योत्मा को ये सारी जो पंडितों की, विद्वानों की जो साजिश थी, उनका उन्हें पता चल जाता है। तब विद्योत्मा को दोस्तों बहुत मानसिक दुख होता है, इसलिए वह उन मूर्ख युवक को महल में, यानी कि अपने महल में आने पर वह रोक लगा देती है, यानी कि वह प्रतिबंध लगा देती है और कालिदास को, ये जो मूर्ख युवक था, उसे एक कोठरी में बंद रहने का आदेश किया जाता है। तो वहीं पर वह मूर्ख युवक ने काली माता की कठोर साधना की, उपासना की, और उसी उपासना की वजह से काली माता उस पर प्रसन्न होते हैं और वहीं पर उन्होंने उसकी प्रसन्नता की वजह से धर्मशास्त्र, साहित्य शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि जो विद्याओं का ज्ञान वह काली माता की कृपा से वह मूर्ख युवक प्राप्त कर लेता है। और बाद में वह विद्योत्मा के महल पर जाकर संस्कृत भाषा में वह मूर्ख युवक बोल देता है कि भाई, उसे प्रार्थना करता है कि भाई अनावृत कपाट द्वारा देही, अर्थात हवे कपाट खोलो, हवे दरवाजा खोलो, हवे बंद दरवाजा खोलो। त्यारे सामेथी पत्नी विद्योत्मा से पण संस्कृतની અંદર એને પૂછે છે અસ્તિ કચદ વાગ વિશેષ, અર્થાત તમારી વાણીમાં વિશેષતા આવી। તો અહીંયા સુધી મિત્રો આપણે આ જીવનીની અંદર છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે વાત એ આ ચેપ્ટરની અંદર કરતા હતા, ત્યારથી આગળ મિત્રો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે महाकवि कालिदास की जीवनी के बारे में आगे बढ़े। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः त्यार पछी महाकवि कालिदासे एक पछी एक क्रमशः, यानी कि कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्मा को सुनाई। त्यार पछी धीमे धीमे एक पछी एक कालिदासे पोतानी पत्नी विद्योत्मा ने जो कुमार संभव उसकी एक प्रसिद्ध रचना है, और उसके बाद जो मेघदूत, बाद रघुवंश नाम का उसका जो संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध जो नाटक है, उन सभी रचनाओं विद्योत्मा को उन्होंने सुनाई। विद्योत्मा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। त्यार पछी विद्योत्मा ने आ बधी ज प्रकारनी कालिदासनी जे प्रसिद्ध कृतिओ सांभळ्या पछी विद्योत्मा ने पण आ व्यक्ति पर के खरेखर आ पंडित से अथवा तो आ महान विद्वान से एवो एने विश्वास थई गयो। पछी एमणे पोताए महलना जे बंद दरवाजा हता एमणे महाकवि कालिदास माटे खोली अने एमनुं ए स्वागत करे छे। तो कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था, अर्थात कालिदास जी ने दरेक क्षेत्रनो अंदर एक मित्रों ऊंडो अनुभव हतो, गहरा, अर्थात अहींया एने ऊंडो अनुभव हतो कि प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। अर्थात जो एक प्रकृति है, प्रकृति का वर्णन दोस्तों आपको जिस
क्षेत्र में जो कालिदास की कृतियों में यानी कि कालिदास की रचनाओं में जो हमें प्रकृति का वर्णन मिलता है, ऐसा अन्यत्र किसी भी साहित्यकार के साहित्य में हमें देखने को नहीं मिलता। यानी कि कालिदास जी प्रकृति के कवि, जो प्रकृति के सुंदर वर्णन उन्होंने प्रकृति को लेकर, ये प्रकृति के सारे जो सौंदर्य को उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं में उसे वर्णित करने का प्रयास किया। जो प्रकृति के सभी तत्वों दोस्तों, जैसे हम सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्रों, ग्रहों, पृथ्वी ऊपर यानी कि धरती ऊपर के जो समुद्र है, जो नदियाँ है, तालाब है, सरोवर है, जंगल, वन आदि सभी प्रकार के प्रकृति के सौंदर्य को कवि कालिदास जी ने अपनी कृतियों में बहुत खूबी के साथ निखारने का प्रयास किया है। इसलिए कवि कालिदास को संस्कृत साहित्य का प्रकृति का श्रेष्ठ कवि भी माना जाता है। अर्थात कवि कालिदास के साहित्य में जितना अच्छा, सुंदर और सौंदर्य की प्रमुखता वाला जो वर्णन हमें कालिदास की कृतियों में मिलता है, इतना अन्यत्र किसी भी कवि के साहित्य में हमें प्रकृति का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। अर्थात कालिदास जी को ये जो प्रकृति है, प्रकृति के बिना ये जो मनुष्य जीवन है, हमारा ये सांसारिक जीवन है, वह कालिदास जी को अधूरा मालूम पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है। अर्थात कालिदास जी ने जिस प्रकृति के तत्वों की जो उपमाएं दी है वह विश्वविख्यात है, वह इतनी प्रसिद्ध है कि आज भी उसकी उपमाएं की बोलबाला हमें साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसकी कोई तुलना नहीं, अर्थात इसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। तुलना यानी कि उसकी समानता वाले कोई नहीं। जो तुलना यानी कि समानता तो જેને આપણે મિત્રો ગુજરાતીમાં સરખામણી કહીએ છીએ કે समानता है तो बराबर है, उसके समान, उसके बराबर कोई नहीं, यानी कि उसकी कोई जोड़ नहीं, उसकी किसी पे ये तुलना की हमें कोई जोड़ नहीं हो सकती। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। अर्थात जिन चरित्रों, जिन पात्र का जो उन्होंने चरित्र चित्रण किया है उसकी भी तुलना किसी अन्य साहित्यकारों के चरित्र चित्रण के साथ दोस्तों नहीं की जा सकती है और उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता। अर्थात एमना जे कवि कालिदास जी जे पात्रों से ये खरेखर पोताનું व्यक्तिगत पोतापन ये अपनापन लिए बिना नहीं रह सकता, यानी कि वह अपनेपन लिए यानी कि अपनेपन लेकर आते हैं। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। अर्थात कवि कालिदास के जो पात्र है, जो चरित्र है, उसकी हर बात स्वाभाविक तरीके से हमें उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, यानी कि ये हर बात में किसी भी प्रकार का जो बनावटीपन उनमें हमें देखने को नहीं मिलता है। और साथ ही कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं। अर्थात कवि कालिदास जी પોતાના કાવ્યો, પોતાના નાટક અથવા તો પોતાના સાહિત્ય દ્વારા એ વારંવાર ये बतावा मांगे से कि भाई राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता। अर्थात कवि कालिदास के वर्णनों में हमें सभी जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि राजा केवल प्रजा का शासक नहीं होता परंतु उसका रक्षक होता है, उसका पिता होता है। अर्थात राजा का स्थान प्रजा के लिए पिता तुल्य होता है, यानी कि पिता के स्थान से कवि कालिदास के राजा का जो चरित्र होता है वह एक पिता तुल्य होता है, पिता समान होता है। जो राजा होता है
वह हमेशा के लिए प्रजा के पालक होते हैं, प्रजा के पिता के समान होते हैं। ऐसे कवि कालिदास जी ने हमेशा के लिए अपने साहित्य में दिखाने का प्रयास किया है, यानी कि ऐसा वर्णन करने का प्रयास किया है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है कि भाई ये जमानाની અંદર વર્ષો એટલે કે મિત્રો પ્રાચીન કાળની અંદર આપણા સમાજની અંદર આપણા દેશની અંદર સ્ત્રીઓનું અથવા તો નારીઓનું શું સ્થાન હતું તેનું વર્ણન પણ આપણને કાલિદાસની રચનાઓની અંદરથી આપણને જાણવા મળે છે અથવા તો જોવા મળે છે। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि हमारी यही परंपरा रही है, हमारी संस्कृति की देन यही है कि हमारे समाज में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती है। अर्थात ये जमानाની અંદર મિત્રો પ્રાચીન કાળની અંદર આપણા દેશની અંદર સ્ત્રીઓને સન્માનની દૃષ્ટિથી તો જોવામાં આવતી હતી, પણ સાથે સાથે તેમને કલા, સાહિત્ય, નૃત્ય અને શિક્ષણ જેવી જુદા જુદા ક્ષેત્રોની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્રોની અંદર તેમને તાલીમ પણ આપવામાં આવતી હતી। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों आपको भी ये पता होगा कि महाकवि कालिदास जी के प्रमुखतः એટલે કે મુખ્ય 7 ગ્રંથો છે જે પ્રસિદ્ધ છે અથવા તો આજે ખૂબ જ જાણીતા છે। तो खास કરીને 7 ग्रंथ में से पहला जो ग्रंथ है उसमें पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है दोस्तों कि कवि कालिदास जी का जो ऋतुसंहार है उसका एक श्रेष्ठ कक्षा का यानी कि एक उत्तम कोटि का एक काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। इस काव्य में यानी कि ऋतुसंहार में कालिदास जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि, अपने सूक्ष्म विचार, अपने सूक्ष्म हृदय के भाव को उन्होंने ऋतुसंहार में उसका परिचय कराया है, यानी कि परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में। अर्थात ये ऋतुसंहार जो है उसमें कवि कालिदास जी के जो ऋतु का जो वर्णन, चाहे कोई भी ऋतु हो उसका वर्णन जो ऋतुसंहार में देखने को मिलता है, इतना कवि कालिदास जी के अन्य किसी भी रचनाओं में, अन्य किसी भी साहित्य में देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद मालवी काग्निमित्र जो कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक, अर्थात जो मालवी काग्निमित्र दोस्तों यानी कि मालविका नामनी एमनी नायिका છે અગ્નિમિત્ર નામના એના નાયક એટલે કે રાજા છે। માલવિકા એ મહારાણી છે અને અગ્નિમિત્ર રાજા છે, જે કાલિદાસજીનો બીજા નંબરનો એ મુખ્ય ગ્રંથ છે અને સાથે સાથે એ પહેલું એ નાટક છે જે પણ ખૂબ જ જાણીતું અને પ્રસિદ્ધ છે। उनमें 5 अंक और विदिशा का राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। अर्थात जो कवि कालिदास जी का मालवी काग्निमित्र नाम का जो नाटक है उसमें जो विदिशा के राजा जो अग्निमित्र है और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की जो प्रणय लीला यानी कि प्रेम कथा का वर्णन हमें मालवी काग्निमित्र नाटक में देखने को मिलता है। तीसरा ग्रंथ विक्रम और वसीयम जो कालिदास का दूसरा नाटक है, अर्थात उसका जो तीसरा ग्रंथ है और कालिदास का जो दूसरा नाटक है जिसका नाम है विक्रम और स्वीय, अर्थात जो इसमें 5 अंक है तथा महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया। એટલે કે મહારાજા પુરુરવા અને ઉર્વશી નામની એ કન્યા અથવા તો એ પુરુરવા રાજાની રાણી કે મહારાણી તરીકે એમની પ્રણય કથા એટલે કે પ્રેમ કથાનું વર્ણન મિત્રો આપણને કાલિદાસની વિક્રમ ઉર્વશી નામની કૃતિની અંદર આપણને
જોવા મળે. ક્રમશઃ મિત્રો આપણે અહીંયા લખશું પણ જે કાલિદાસની 7 ગ્રંથોની અંદર પહેલું આપણે ઋતુસંહાર, ત્યાર પછી બીજું આપણે ગ્રંથ જોયું છે જેનું નામ છે માલવિકા અગ્નિમિત્ર, ત્યાર પછી વિક્રમ ઉર્વશી, બીજી ગ્રંથ છે જેનું નામ વિક્રમો, ખાસ કરીને અહીંયા ઋતુસંહારમાં ઋતુઓનું સુંદર વર્ણન, માલવિકા અગ્નિમિત્રની અંદર માલવિકા અને અગ્નિમિત્ર રાજાનું વર્ણન, ત્યાર પછી વિક્રમો એટલે કે વિક્રમો વિશેની અંદર ખાસ કરીને ઉર્વશી અને એ महाराजा जो पुरूरवा है उसकी प्रेम कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद की जो रचना है जिसका नाम है दोस्तों कुमार संभव। दोस्तों आपको याद रखनी होगी कालिदास की प्रमुख जो कुमार संभव, जिसमें वह एक काव्य है और उसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन એટલે કે શિવ પાર્વતીનું અને સાથે સાથે એમના વિવાહ અને તારકાસુર નામના એક રાક્ષસનું દૈત્યનું જે વધ છે એનું વર્ણન છે આપણને એ કુમાર સંભવની અંદર આપણને જોવા મળે છે। ત્યારબાદ આગળ मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है जो है 5वां ग्रंथ है जिसका नाम है मेघदूत, जो कालिदास जी का 5 नंबर का ये प्रमुख ग्रंथ है जिसमें खास करके यह एक खंड काव्य है साहित्य प्रकार की दृष्टि से। और उसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया, यानी कि बादल को दूत बनाकर उसका जो संदेश वाहक बनाकर उन्होंने कुबेर की जो नगरी है अलकापुरी जो पौराणिक कथाओं के आधार पर जिसका मार्ग बताया। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहणी प्रिया को पहचानने का उपाय मेघ को बताया और अपना संदेश दिया है, जिसका वर्णन हमें मेघदूत में दोस्तों देखने का मिलता है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब लिखा है कि वर्षा ऋतु અને વિરહ એટલે કે जुदाई वियोग, जो विरह यानी कि वियोग जुदाई का वर्णन अच्छी तरह से उसमें निखरा है। विरह यानी कि वियोग, जिसे दोस्तों गुजराती में कहेंगे जुदाई, जिसका वर्णन अच्छी तरह से उसमें निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी हमें देखने को मिलती है, अर्थात भारत की भौगोलिक स्थिति ये भूगोल की पर अपने सारी भी जानकारी से अपने माथे મળે છે, प्राप्त થાય છે। रघुवंश एक महाकाव्य है। ત્યાર પછી મિત્રો આગળનું છે रघुवंश, एक महाकाव्य है। और कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ सूर्य से उत्पन्न, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश। ये कथा लगता पहला है कि सूर्य वंश जे सूर्य थी उत्पन्न थયેલો એ वंश हुआ कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधारियों तक की कथा रघुवंश में એટલે કે સૂર્યવંશના તમામ રાજાઓ મહારાજાઓ એટલે કે એ ભગવાન શ્રી રામનો વંશ એટલે કે એ સૂર્યવંશના દિલીપથી લઈને એટલે કે રઘુવંશના એ દિલીપથી લઈને લવ કુશ સુધીના મહાન એ રાજવીઓની કથા આપણને એ રઘુવંશની અંદર કવિ કાલિદાસજીએ સુંદર રીતે એમણે એ વર્ણવવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે।
महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ એટલે કે કાલિદાસના 600 ગ્રંથની અંદર 7મો અને સૌથી શ્રેષ્ઠ કહી શકાય એવો ગ્રંથ જેનું નામ છે અભિज्ञान शाकुंतलम। तो 7वां और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसका सबसे प्रसिद्ध यानी कि श्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ जिसका नाम है शाकुंतलम, ये उसका तीसरा नाटक और इसमें 7 अंक में विभाजित है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा पेश की। आ नाटक में अंदर महाकवि कालिदास जी मित्रों राजा दुष्यंत અને શકુંતલાની કથા એ સુંદર રીતે મિત્રો કહેવામાં આવી છે। તમે 8મા ધોરણની અંદર દુષ્યંતનું અને શકુંતલાનું એ વર્ણન સુંદર રીતે મિત્રો તમે ભણી ચૂક્યા છો। એ કથા એ અભિज्ञान શાકુંતલમ નામના એ 3જા નંબરના કાલિદાસજીના નાટકની અંદર કરવામાં આવી છે। તો મિત્રો ખાસ કરીને અહીંયા इस प्रकार ये महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही और इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। अर्थात इन महत्वपूर्ण रचनाओं की वजह से आज भी महाकवि कालिदास जी हमारे साहित्य में वह अमर है। इसकी कीर्ति उसका यश आज भी इतने वर्षों के बाद भी हमारे साहित्य में गौरव के साथ जो आदर के साथ लिया जाता है। और उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें देखने को मिलती। अर्थात તે સમય દરમિયાન એટલે કે તત્કાલીન સમયની એ ખાસ કરીને એમની રચનાઓની અંદર એમનું સાહિત્ય હોય, શાસન વ્યવસ્થા હોય, ત્યારની જે રાજનીતિ એટલે કે રાજ્યશાસ્ત્રની વાત હોય, સમાજ વ્યવસ્થા હોય, લોકોનો વિશ્વાસ, જન વિશ્વાસ, ત્યારનું એ સમયની જે ભૂગોળ, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ, સાથે સાથે લલિત કલા, સ્થાપત્ય માટેની લલિત કલા અને સ્થાપત્ય જેવી તમામ પ્રકારની વિદ્યાઓની ઝલક મિત્રો આપણને કાલિદાસજીના આ સાહિત્ય સ્વરૂપોની અંદર આપણને મિત્રો જોવા મળે છે। તો અહીંયા મિત્રો આ પ્રકારે કવિ કાલિદાસજીની આખી જીવની અહીંયા આપણને લેખક શ્રી નરપત બારડ દ્વારા यानी कि हड़वीसा द्वारा सुंदर रीते अँ मूकवामां आवी, जेनी अंदरथी आपणे ख्याल आव्यो कि कवि कालिदास मात्र संस्कृत साहित्यना महाकवि छे एटલું જ આપણે જાણતા હતા, પરંતુ હવે પછી આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે કાલિદાસનું બાળપણ કેવું હતું, એમનું જન્મ, એમનું યુવાવસ્થા, એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તરીકે એ કાલિદાસ એ सामान्य परिस्थिति में कई परिस्थिति अंदर ये पहुँची सके से ये बात ने ये आ जीवन कथा अंदर अपने सुंदर रीते ये व्यक्त कर्युं छे। खास कर मित्रों तमने पहला कहूँ कि आ जीवनी से एमांथी आपने एक एवो संदेश, एक एवो उपदेश प्राप्त थाय छे कि भाई किसी बच्चे को मूर्ख या तो बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह समझ सकता है। जिस प्रकार कालिदास जिसे लोग मूर्ख मानते थे, बुद्धू मानते थे, पर वह उसे मौका मिलते ही, अवसर मिलते ही वह आज एक हमारी संस्कृति के श्रेष्ठ है तो सिरमौर महाकवि कालिदास के रूप में आज भी हमारे सामने उसका नाम आज अमर पताका की तरह आज भी गूंज रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये 19वां जो चैप्टर है पाठ है, हम यहाँ पर ये तीसरे वीडियो लेक्चर के अंत में यहाँ पर पूर्ण करते हैं और साथ ही ये जो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिसका हम यहाँ पर संक्षेप में आपके साथ चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है कालिदास ने जन्मस्थान का नाम बताइए। तो दोस्तों हम बता सकते हैं कालिदास जी के जन्मस्थान का नाम उज्जैन यानी कि उज्जैनी नाम से ये जाना जाता है। उसके बाद दूसरा सवाल है मेघदूत का नायक कौन है। तो मेघदूत शिष्य में यहाँ मेघदूत का नायक एक यक्ष है, जो अभी हमने उसके बारे में
बात की, जो दूध बनकर उन्हें भेजे थे। उसके बाद तीसरा, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया? तो हम कह सकते हैं कि विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन यानी कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने करवाया। फिर 3-4 वाक्य में सवाल है, ये भी एकदम सरल है। अब दोस्तों, कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट करती है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं। जो हमने जो प्रसंग पढ़ा कि जिस पेड़ की डाल पर वह बैठे थे, वहीं पर उसी पेड़ को वह डाली को काट रहे थे, उससे हमें पता चलता है कि कालिदास जी की ये अज्ञानता है, वो मूर्ख है। ये इसी प्रकार लिख सकते हैं। दूसरी बात है, विद्योत्मा का परिचय दीजिए, तो उसके बारे में भी एकदम सरल तरीके से आप ये पाठ के आधार पर उसके परिचय हम शारदानंद नामक राजा के राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। उसे अपने रूप, सौंदर्य, गुण, साहित्य विद्या का घमंड था, अभिमान था। फिर तीसरा सवाल है, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। जो यहाँ पर उपस्थित है, महाकवि कालिदास की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, जिसके बारे में आपको उसका नाम बताकर उसके बारे में 1-2 वाक्य लिखकर उसे अच्छी तरह से उत्तर देना। ऋतुसंहार, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमा, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अंतिम अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद दूसरा सवाल है, शब्द समूह के लिए दोस्तों एक शब्द दीजिए, तो जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो। जो प्रश्न नंबर तीसरा है, शब्द समूह। तो पहला है, जिसमें सबका हित समाया हुआ हो, तो सर्वहितकारी। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? सर्व। उसके बाद दूसरा है, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, तो शास्त्रार्थ कहेंगे। जो विद्वानों द्वारा शास्त्रों की चर्चा में किया जाए उसे क्या कहेंगे? शास्त्रार्थ। और तीसरा जो अंतिम है, विद्या में जो उत्पन्न हो, यानी कि विद्योत्मा, जो विद्या में उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे हम? विद्योत्मा। जो विद्योत्मा नाम की कुमारिका, ये जो कुंवरी का नाम है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो विद्योत्मा के एक उंगली दिखाने में खाली जगह रिक्त स्थान का भाव था, तो हम कहेंगे ईश्वर के एक होने का भाव था। दूसरी है, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों से मेल से हो सकता है, तो हम कहेंगे 5 तत्वों के मेल से होता है। और ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक क्या बोलता है? तो उठरो उठरू। आ रीते मित्रों अहींया खाली जग्या છે જે આપવામાં આવી છે પણ એકદમ સરળ છે, એટલે કે અહીંયા આપવામાં આવેલા સ્વાધ્યાયના જે તમામ પ્રશ્નો છે એકદમ સરળ છે, ઇઝી છે, જેની આપણે અહીંયા મૌખિક ચર્ચા પણ કરીને સાથે તમને આ વિડિયો લેક્ચરની સાથે જે સ્ટડી મટીરિયલ છે એ સંપૂર્ણ 19મા પાઠનું છે આપવામાં આવશે, જેમાંથી તમારે સ્વાધ્યાયના જે જરૂરી પ્રશ્નો છે જે એને સરસ રીતે સારા અક્ષરે લખી અને તૈયાર કરવાના, તેમજ એ સિવાય વ્યાકરણલક્ષી કે બીજા વિશેષ પ્રશ્નો હોય તેનું પણ તમે વ્યવસ્થિત રીતે એ શાંતિપૂર્વક વાંચન કરજો, જેથી કરીને સંપૂર્ણ પાઠ તમે ઊંડાણપૂર્વક સારી રીતે તમે એને સમજી શકો। તો અહીંયા મિત્રો આપણો વિડીયો લેક્ચર છે અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણો એ વ્યાકરણનો એક ટોપિક છે જે તમને અગાઉ વાત કરી, શબ્દ સંરચના, એના ઉપર આપણે આગળ વધીશું।